नमस्कार दोस्तों, जयपुर राजस्थान से मैं विष्णु अग्रवाल आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम आए हैं शेरा एनर्जी लिमिटेड में और हमारे साथ जुड़े हैं कंपनी के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर नसीम शेख जी। सर बहुत बहुत स्वागत है स्टॉक लॉक्स में आपका। हमको समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Thank थैंक यू। सर आज हम आपके बिजनेस के बारे में जानेंगे, उससे पहले एक स्मॉल डिस्क्लेमर। दोस्तों दिस इज़ नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन। हम ये वीडियो इसलिए ला रहे हैं ताकि आप ये कंपनी को और बेहतर तरीके से जान पाएँ। आप अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप का लिंक है, प्लीज़ उसे क्लिक कीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। तो सर हम आपके बिजनेस के बारे में और जानना चाहेंगे और समझना चाहेंगे शेरा एनर्जी क्या करती है। तो आइए अंदर चल के बैठ के बात करते हैं। चलिए सर आइए। सर तो पहला प्रश्न हमारा ये रहता है कि आप अपने बिजनेस के बारे में बताइए कि आप करते क्या है, शेरा एनर्जी क्या करती है। देखिए, शेरा एनर्जी मेनली वाइंडिंग वायर्स का काम करती है। ठीक है। और इसकी फिर दो सब्सिडरियाँ हैं जो कि बैकवर्ड इंटीग्रेशन में, एक तो रिसाइकलिंग बिजनेस में है और एक फॉरवर्ड इंटीग्रेशन है जिसमें हम लोग बस बार, ट्यूब्स और सॉलिड सेक्शंस ऑफ नॉन फेरस मेटल्स बनाते हैं। ठीक है, तो ये वायरिंग वाला ये जो आपका स्टार्ट कैसे हुआ, आप कैसे स्टार्ट किए, मतलब थोड़ा जर्नी के बारे में बताइए अपना। देखिए, मैंने इंजीनियरिंग की थी। इंजीनियरिंग करने के बाद अपने ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग का काम शुरू किया था। ओके। फिर नए ट्रांसफार्मर बनाना शुरू किए। उस समय काफ़ी चैलेंजेस होते थे वाइंडिंग वायर खरीदने में। ठीक है। वाइंडिंग वायर क्वालिटी बनाने वाले बहुत लिमिटेड सप्लायर्स होते थे। ठीक है। जिनसे माल टाइमली नहीं मिलता था। ठीक है। तो वो बैकवर्ड इंटीग्रेशन करना था हमें, हमारे ट्रांसफार्मर के लिए खुद का वाइंडिंग वायर बनाना था। उस सोच से ये कंपनी बनी और अपने लिए ही पहले माल बनाते थे, फिर धीमे धीमे ये माल हमने बाज़ार में देना शुरू किया और आज टचवुड ये काफ़ी अच्छा बिजनेस बन गया है। कंपनी ने काफ़ी अच्छा ग्रो किया है और आज हम मेजर वाइंडिंग वायर मैन्युफैक्चरर इंडिया में हो चुके हैं। ग्रेट। सो एक तो यूसेज हमको समझ में आया कि वाइंडिंग वायर्स का ट्रांसफार्मर में होता है, थोड़ा और यूसेज बताइए कि आप कहाँ सप्लाई करते हैं। देखिए, जितने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं, ट्रांसफार्मर तो एक स्टेशनरी इक्विपमेंट है। ठीक है। बाकी रोटेटरी बहुत सारी मोटर्स होती हैं। आपके घर में ब्लेंडर्स होते हैं, मिक्सी होती है, पंखे होते हैं। इन सब में वाइंडिंग वायर लगेगा, चाहे एयर कंडीशनर है। ओके। हर जिस भी चीज़ में बिजली अंदर जा रही है और वो चीज़ घूम रही है तो उसमें वाइंडिंग वायर लगेगा। तो वाइंडिंग वायर के बहुत वेरिड एप्लीकेशंस हैं और हर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में ये मेजर कंपोनेंट प्ले करता है। इसके आपने दो पार्ट बताए कि आपने बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी किया है, एक फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, थोड़ा उसको सर एक विस्तारित रूप से समझाइए कि क्या किया है आपने वो दो सब्सिडीज में। देखिए, वाइंडिंग वायर जब हम बनाते हैं तो स्क्रैप जनरेशन इन हाउस होता है। ठीक है। कुछ प्रोसेस स्क्रैप्स होते हैं, कुछ हमारे क्वालिटी के रिजेक्शंस होते हैं। ठीक है। तो उनको रिप्रोसेस करने के लिए हमने अपनी खुद की फर्नेसेस डेवलप करी। ठीक है। और फिर उसमें हमने अलॉयज डेवलप करके बनाना शुरू किया। वो पहले ट्रायल बेसिस पर हो रहा था। जब उसको हमने कमर्शियल करना शुरू किया और काफ़ी बड़े स्तर पे किया तो फिर हमने अपनी सब्सिडरी राजपुताना इंडस्ट्रीज़ के नाम से डेवलप करी और उसमें हम रिसाइकलिंग करते हैं। तो ये तो हो गया हमारा बैकवर्ड इंटीग्रेशन। ठीक है। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन में वाइंडिंग वायर जहाँ लगता है वहाँ पर बस बार्स भी लगते हैं। ट्रांसफार्मर के साथ इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल्स की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिसमें बस बार्स लगते हैं। ट्रांसफार्मर में तो बस बार लगते ही लगते हैं। तो वो हमारा फॉरवर्ड इंटीग्रेशन में हमने अपनी नई सब्सिडरी शेरा मेटल प्राइवेट लिमिटेड में शुरू किया था। फिर वहाँ पर हमने ट्यूब्स भी बनाने शुरू किए। ओके। इलेक्ट्रिकल ट्यूब्स जो लगते हैं आपके आइसोलेटर स्विचेस होते हैं उनमें लगता है, ट्यूब्स हीट एक्सचेंजर्स में लगता है, इंडक्शन फर्नेस में लगता है। ठीक है। तो वो सारे ट्यूब्स हमने डेवलप किए जो कि हमने शेरा मेटल में बनाने शुरू किए। सर हम तीन एंगल से आपके देखते हैं। एक जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन में आपने राजपुताना इंडस्ट्रीज़ में किया है और मेन जो शेरा इंडस्ट्रीज़ में आप कर ही रहे हैं। प्रॉस्पेक्ट्स किस में आपको हाई लगते हैं और थोड़ा बहुत अगर आप सेल कॉम्पोजिशन का हमको बताएं कि कितना परसेंटेज कहाँ से सेल्स आता है और आप कहाँ ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। देखिए, जो हमारा वाइंडिंग वायर बिजनेस था वो पहले सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता था। ठीक है। फिर हमने रिसाइकलिंग इंडस्ट्री शुरू करी। उसमें हमारा खुद का ही स्क्रैप हम लोग रिसाइकिल करके आगे बना रहे थे। फिर अब धीमे धीमे हमने बाहर से भी स्क्रैप लेना शुरू कर दिया है। आज हम लोग जो हमारे ट्रांसफार्मर हम जिनको वाले होते हैं उनको हम जो वाइंडिंग वायर देते हैं उनके यहाँ भी जो स्क्रैप जनरेशन होता है वो हम ले लेते हैं। फिर हमने इसके साथ बहुत सारे अलॉयस डेवलप किए जो कि कॉपर बेस अलॉयस हैं, जो ब्रास मेजर कह सकते हैं आप
तो ब्रास में भी बहुत सारे अलॉयज होते हैं। ठीक है। तो हम लोग जिन इंडस्ट्रियों को ब्रास दे रहे थे उनके यहाँ भी जो स्क्रैप जनरेशन होता है वो भी हमने उनको सोर्स करना शुरू कर दिया। ओके। तो अब धीमे धीमे हमारा रिसाइकलिंग बिजनेस का भी क्वांटम पैरेलली बढ़ता जा रहा है। आज के रेट में अगर हम कंट्रीब्यूशन देखें तो वाइंडिंग वायर कंट्रीब्यूशन करीब 60 से 65% का है। ठीक है। और जो हमारे अदर अलॉयड प्रोडक्ट्स हैं उनका कंट्रीब्यूशन 30 से 35% का है। ये तो हुआ सेल्स कॉम्पोजिशन। अगर मार्जिन में बोले तो हाईएस्ट मार्जिन कंट्रीब्यूटर कौन है आपके? डेफिनेटली रिसाइकलिंग ज़्यादा मार्जिन ऐड करेगा हमें। अच्छा, बिजनेस में। जी। थोड़ा क्लाइंटल्स के आप कुछ अपने अगर हमें आइडिया दे पाए, क्या आपके कुछ लार्ज? देखिए, मैं इंडस्ट्री एज अ सेगमेंट आपको बता सकता हूँ। हाँ। क्लाइंटल ऐसे क्योंकि 150 कस्टमर है, किसका है। नाम लूँ किसको नहीं कोई नाम बात लूँ, हाँ। वो अच्छा नहीं है। तो बेसिकली हमारे सबसे बड़ा जो सेक्टर हम जिसको देते हैं वो है ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरर्स। ठीक है। फिर आते हैं आपके हार्डवेयर एप्लीकेशंस में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है हमारे अलॉयड प्रोडक्ट्स। फिर जो वाल्व इंडस्ट्री हैं, जो सैनिटरी वाल्व्स बनाते हैं, जो प्लम्बिंग वाल्व्स बनाते हैं, वो हमारे बहुत बड़े कस्टमर्स हैं। ओके। फिर ईडीएम वायर इंडस्ट्री है जो कि मशीनरी डाई कटिंग के लिए काम आता है, वो हमारा एक बहुत बड़ा सेगमेंट है। और स्विच गियर्स हैं, पैनल इंडस्ट्रीज़ हैं, वो हमारे बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिसको हम कैटर करते हैं। हम आपके एक फैक्ट्री भी विजिट करने वाले हैं। थोड़ा अपना मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में बताइए, आप कैसे करते हैं? देखिए, वाइंडिंग वायर जो प्रोसेस होता है वो बनता है बेस मेटल से। ठीक है। तो बेस मेटल बेसिकली हम जितने बेस मेटल मैन्युफैक्चरर हैं इंडिया के, जो लीडिंग बेस मेटल मैन्युफैक्चरर हैं, उनसे हम माल खरीदते हैं। ठीक है। उसको फर्दर ड्रॉ करते हैं, अनील करते हैं उनके साइज़ के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और उसके बाद फिर हम उसमें इंसुलेशन कवरिंग करके, टेस्टिंग करके फिर हम माल लोगों को सप्लाई करते हैं। ओके। फिर दूसरा जो हमारा प्रोडक्ट है बेस मेटल, ये अलॉयड प्रोडक्ट्स का, उसके लिए हम स्क्रैप खरीदते हैं। ठीक है। उन स्क्रैप का सबसे पहले सेग्रीगेशन होता है। स्क्रैप में सब चीज़ मिक्स आता है, उनको सेग्रीगेट अलग अलग करके उसके हिसाब से अलॉय मिक्स करना पड़ता है। एक जैसे अपन घर में सब्जियां बनाते हैं तो उसमें आपको पहले होमवर्क करना पड़ता है, आप इतना धनिया लगेगा, इतना ये लगेगा, तो उसी के हिसाब से हर अलॉय का एक मिक्स बनता है। हाँ। उसको हम प्रोडक्ट मिक्स बना के फिर हम फर्नेसेस में डालते हैं। ओके। और फर्नेस में उसको मेल्ट करने के बाद जब उसमें से मेल्ट हो जाता है माल, उसका एक बटन सैंपल लेते हैं। वो सैंपल एज पर स्पेसिफिकेशन बन गया, मिक्स हो गया, देन उसकी कास्टिंग होती है। अब कास्टिंग 2-3 प्रोसेस से होती है। कंटिन्यूस कास्टिंग होती है और एक सेमी कंटिन्यूस कास्टिंग प्रोसेस। उस कास्टिंग करके फिर उसका एक बिलेट कटिंग होगा। बिलेट कटिंग करने के बाद में वो एक्सट्रूड होगा। एक्सट्रूजन जो होता है वो हॉट एक्सट्रूजन प्रोसेस से होता है। उसके लिए हमारे पास 2200 टन की एक्सट्रूजन प्रेस है, उसमें हमने एक्सट्रूड कर लिया और फिर उसके बाद उसका ड्राइंग और फिनिशिंग एप्लीकेशंस होते हैं। तो ड्राइंग है, लेंथ कटिंग है, फिनिशिंग है, उसके बाद वो माल कस्टमर को चला जाता है। सो क्योंकि 60-65% आपका कंट्रीब्यूशन वेल्डिंग वायर से आ रहा है, तो एक आइडिया आप हमें दीजिए कि कितना % कैपेसिटी पे आप चल रहे हैं करेंटली? देखिए, 2024 तक हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 37,000 टन थी। ठीक है। उसमें हमें रफली 65% के आसपास हमारा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन था। ठीक है। इस साल हमने कुछ कैपेसिटी और इंक्रीज़ करी है। ओके। आज हमारी कैपेसिटी रफली 41,000 टन की हो चुकी है, 41,000 टन। ठीक है। और अभी H1 के जो हमारे रिजल्ट्स आए हैं उसके हिसाब से अगर मैं देखता हूँ तो रफली हम 80% के आसपास कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे आ चुके हैं। आपका कैपेसिटी बढ़ने के बाद भी आपका यूटिलाइजेशन और बढ़ा है? सर, अगर आप मेरी सेल्स को देखेंगे, लास्ट ईयर हमारा एवरेज सेल्स 75 करोड़ के आसपास था। 72 से 75 करोड़ मंथली सेल था। हाँ। जिससे हमारा एनुअल सेल्स 875 के आसपास था। ठीक है। इस साल अभी 6 महीने का आप देखेंगे तो रफली 600 करोड़ हो चुका है। तो 600 करोड़ मतलब 75 करोड़ 72 करोड़ से हम करीब 30 से 35% बढ़ के 100 करोड़ पर मंथ के एवरेज पर आ चुके हैं। तो मेरा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी बढ़ा है, तभी मेरी सेल्स इतनी बड़ी है। तो आप ग्रोथ देखेंगे तो 35% की ग्रोथ टॉप लाइन में है। ठीक है। तो जब 35% ग्रोथ होगी तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी मेरा बढ़ेगा। तो आगे क्या, क्योंकि आप 80% ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, ऐसे चले तो शायद 1-2 साल में, 1 साल में आप 100% कैपेसिटी में आ जाएंगे, तो कहाँ से एक्सपेंशन और आएगा? अभी हम 2 नया फ्यूचर एक्सपेंशन कर रहे हैं। ठीक है। जो हमारी बढ़ती डिमांड को कैटर करेगी। ठीक है। तो अभी 2 हमने
प्रोजेक्ट डाले हैं हमारे सब्सिडरीज में। ओके। एक शेरा मेटल में अभी हम वाइंडिंग वायर का एक्सपांशन कर रहे हैं, जहां कंपनी करीब करीब 20 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट करेगी और उससे वहां पर करीब 5 नई लाइन आएगी हमारे वाइंडिंग वायर्स की, जो कि हम चाइना से लेके आ रहे हैं। और दूसरा, हम वहाँ पर एल्यूमिनियम ट्यूब्स एक जो हमारे बास्केट में अभी नहीं है वो और डेवलप करने जा रहे हैं, जो कि लक्स और हीट एक्सचेंजर्स में काम आएगा। इसमें बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ सर, जो आप वेल्डिंग वायर्स का जो एक्सपेंशन करें वो शेरा एनर्जी में नहीं करके आप शेरा मेटल्स में क्यों कर रहे हैं? देखिए, शेरा मेटल इटसेल्फ में सब्सिडरी है, हाँ। जहाँ पर हमारे 82% की होल्डिंग शेरा एनर्जी की है। हाँ। तो आज मेरे पास एक्सपांशन के लिए जो जगह चाहिए, ज़मीन मेरे पास, स्पेयर जगह मेरे पास शेरा मेटल में अवेलेबल है। तो उसके लिए मुझे कैपेक्स के लिए ज़मीन खरीदने की ज़रूरत नहीं है। तो आप शेरा मेटल्स में शेरा मेटल में हमें सिर्फ बिल्डिंग बनाना है और नई मशीनें खरीदनी है। तो ज़मीन पे अभी पैसा हम नहीं डाल रहे हैं। समझ आने वाले, पहले तो हमारे पास जितना लैंड बैंक अनयूटिलाइज्ड पड़ा है हमारे सब्सिडरी में, हम पहले उनको कंज्यूम करेंगे। ठीक है। और उसके बाद फिर नया लैंड बैंक जो लेंगे वो हम शेरा एनर्जी में फर्दर लेके फ्यूचर एक्सपेंशन उसमें करेंगे। मेक सेंस। ठीक। और दूसरा एक्सपेंशन जो हमारा हो रहा है वो राजपूताना इंडस्ट्रीज में हो रहा है, जहां हम प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन पे भी जा रहे हैं। अच्छा। अब हम लोग निकल बेस अलॉयज पे भी आ रहे हैं। ओके। सो जो हीटिंग एलिमेंट्स बनते हैं, जो हीटिंग वायर्स होते हैं, उसमें निकल मेजर अलॉइंग एलिमेंट होता है, उसके साथ कॉपर और भी अदर अलॉइंग एलिमेंट डलता है। तो वो हम डेवलप करने वाले हैं। काफ़ी हद तक हम इस प्रोडक्ट में इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के रूप में इस प्रोडक्ट को हम ला रहे हैं। तो अपने देश की जितनी रिक्वायरमेंट है उसको हम स्वयं यहाँ पूरा कर सकें। तो इस लगन से हम उस निकल बेस में जा रहे हैं। और दूसरा, अभी हमने जैसे जैसे समय के साथ सोलर का एक्सपांशन हो रहा है देश में, तो सोलर पैनल के साथ सोलर केबल की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट जनरेट हो रही है। ओके। जो कि आपके पैनल से इन्वर्टर तक जो सप्लाई आता है, डीसी के पावर आता है, वो डीसी केबल हम बनाने जा रहे हैं। तो सोलर के लिए डीसी केबल बनाने का पूरा हमारा प्लांट अभी लगने वाला है। तो प्लांट हम ऑलरेडी ले चुके हैं और मुझे उम्मीद है मार्च तक हम उसमें कमर्शियल प्रोडक्शन में आ जाएंगे। ठीक है। एक सवाल सर ये आता है, क्योंकि बहुत कमोडिटी ड्रिवन प्रोडक्ट और बिजनेस है आपका, तो प्राइस फ्लक्चुएशंस को कैसे आप एडजस्ट करते हैं, या कैसे आपके हर बार प्राइस का पास ऑन कर देते हैं कस्टमर को, कैसे इसको मैनेज करते हैं? कोई मैकेनिज्म है आपके यहाँ पे? ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, हर इन्वेस्टर के दिमाग में आता है ये। हाँ। कि कंपनी कैसे बिहेव करती है। तो मैं इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्लीज़। अब सिर्फ इंडिया में नहीं, वर्ल्ड ओवर जो 2 किस्म के मेटल होते हैं, एक फेरस होता है, एक नॉन फेरस होता है। फेरस में हमेशा माल खरीद के बेचा जाता है और नॉन फेरस में माल हमेशा बेच के खरीदा जाता है। चाहे आप सोनार का देखेंगे, चाहे आप चांदी का देखेंगे व्यापार, चाहे आप कॉपर का व्यापार देखेंगे, तो माल पहले बेचा जाता है। तो जितना आपने माल आज सुबह से दोपहर तक बेच लिया, उसको आपको शाम को कैश सेटलमेंट प्राइस एक लंदन मेटल एक्सचेंज पे सर्कुलर निकलता है, उसका भरपाई करना, वो उस पे आपको बाई करना है। तो हमेशा माल कभी भी खरीद के मत बेचो, हमेशा बेच के खरीदो। इस सिद्धांत से अगर आप चलोगे और उसको हाथ के हाथ आपको कवर करना है, तो आपके बैलेंस शीट में कोई फ्लक्चुएशन नहीं आएगा। आज मुझे करीब 25 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है इस लाइन में। तो वी कीप आवर सेल्फ वेरी डिसिप्लिन इन टर्म्स ऑफ बैकवर्ड हेजिंग एंड बैक टू बैक बाइंग ऑफ आवर सेल्स। तो वो उसका इम्पैक्ट हमारे बिजनेस में कभी भी नहीं आया। आप हमारी बैलेंस शीट वर्षों पुरानी भी अगर आप देखेंगे, तो जो प्रॉफिट मार्जिन हमारे शुरू से आ रहे हैं, वो लाइन आपको सिमिलर मेंटेन होती हुई दिखेगी। तो प्राइस फ्लक्चुएशन हमारे इंडस्ट्री पे इम्पैक्ट नहीं करता। 2 अंतिम सवाल सर। पहला, मार्जिन एक्सपेंशन, जैसा कि आपने कहा, एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है इन्वेस्टर्स के लिए। आपके इंडस्ट्री में आपको दिखता है कि आपका जो मार्जिन्स है, अभी जो मार्जिन परसेंटेज है, उसमें कहीं एक्सपेंशन आ सकता है? इज देयर एनी स्कोप फॉर मार्जिन एक्सपेंशन? डेफिनेटली सर। और इसी के लिए अभी हम लोग जो सुपर फाइन वायर बनाने जा रहे हैं, जो कि स्पेशली कैटर करेगा फॉर अ वेरी रिफाइंड प्रोडक्ट्स, जहाँ पर वैल्यू एडिशंस कंपनी को बेटर मिलेगी। फिर निकल बेस अलॉय, जो कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन है, यहाँ पर कंपनी को बहुत अच्छे वैल्यू एडिशंस मिलेंगे। डीसी केबल, इसमें भी वैल्यू एडिशंस काफ़ी अच्छे आने वाले हैं। इसके बियॉन्ड मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा, मेरे इन्वेस्टर्स को, कि कंपनी एक अफ्रीका में भी इन्वेस्ट करने जा रही है। वहाँ पर हमने एक सब्सिडरी ओपन की है और वो सब्सिडरी शेरा एनर्जी की सब्सिडरी है, पूरी 100% कह सकते हैं आप,
2% उसमें प्रोमोटर का है और 98% शेरा एनर्जी की है। ग्रेट। तो वहाँ हम लोग माइनिंग सेक्टर से, हम अभी इनिशियली माइनिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम माइनिंग प्रोडक्ट्स खरीद के वहाँ प्रोसेस करने वाले हैं। तो वो वहाँ पर अभी हमारा काफ़ी मेजर इन्वेस्टमेंट होने वाला है अगले साल, और उससे कंपनी की जो लागत है, जो रॉ मटेरियल की बाइंग कॉस्ट है, उस पर काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है। तो प्रॉफिट्स मार्जिन आप सेल्स पे तो बढ़ा नहीं सकते क्योंकि मार्केट ड्रिवन प्राइसेस होती हैं, तो आप अपने रॉ मटेरियल की प्राइस को कैसे कम कर सकते हैं, इसी दिशा में हम लोग काम पहले भी करते आ रहे हैं और आगे भी इसी दिशा में निरंतर करते रहेंगे, जिसकी वजह से कंपनी को प्रॉफिट मार्जिन्स आने वाले समय में काफ़ी अच्छे मिलने वाले हैं। तो एक काफ़ी बड़ा स्टेप शेरा एनर्जी ने लिया है अपने जर्नी में अभी। जी, काफ़ी बड़ा स्टेप है ये। ओवरसीज़ में माल माइनिंग मटेरियल खरीदना, उसको प्रोसेस करना काफ़ी चैलेंजिंग जॉब है। इतना आसान नहीं है जितना बोलने में लग रहा है, लेकिन मैनेजमेंट इसके लिए काफ़ी प्रयासरत है और ये हम बहुत जल्दी पूरा करने वाले हैं। अंतिम सवाल सर, एक इन्वेस्टर और शेयर होल्डर हमेशा एक लार्जर पिक्चर को देखना चाहता है। डे टू डे में अप्स एंड डाउन्स कंपनीज में रहते हैं और वो लार्जर पिक्चर एक प्रमोटर ही बता पाता है। तो आप एक नेक्स्ट 5 साल का विजन हमें दीजिए, कहाँ आप शेरा एनर्जी को देखना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ बिजनेस। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया था, विदाउट अभी हमारा जो नया कैपेक्स आ रहा है, उसके बिना ही हमने पुराने कैपेक्स के सपोर्ट पे 70-72 करोड़ पर मंथ की सेल को हमने 100 करोड़ पे कर लिया है। अगले साल इसी दिशा में बढ़ते हुए मुझे उम्मीद है कि हम इसको 125 से 150 करोड़ के बीच में ले जाएंगे, और आने वाले 5 साल में जैसे ही मेरा जाम्बिया का ऑपरेशन शुरू हो जाएगा, सो आई कैन एक्सपेक्ट अ ग्रोथ ऑफ रफली मोर देन 2 to 250 CR एवरी मंथ। सो उससे आने वाले 5 साल में कंपनी की स्थिति यहाँ से 4 से 5 गुना बेहतर आएगी। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पेशेंटली हमारे सारे सवालों का जवाब दिया। जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। दोस्तों, ये थी कहानी नसीम शेख जी की और हम जान रहे थे उनकी कंपनी शेरा एनर्जी के बारे में। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हमारे साथ जुड़ जाइए, व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक कीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना मत भूलिए। फिर मिलता हूँ एक नई कंपनी, नई शहर से, तब तक अलविदा, शुक्रिया।